हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 10th लेक्चर में। पिछले 9 लेक्चर्स में हमने काफी सारी नई नई चीजें पढ़ी है। बिजनेस कैसे बनता है, उसके अंदर क्या स्ट्रेटजीज यूज होती है, स्ट्रेटजी का मतलब देखा, मैनेजमेंट देखा, विजन मिशन वगैरह ये चैप्टर 1 में देखा। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में कैसे जानना है ये हमने चैप्टर 2 में देखा। चैप्टर 3 में अभी तक हमने देखा है कि भाई इंटरनल एनालिसिस करते वक्त हमको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। आज हम देखेंगे ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो यूज करके आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स का एक सैलाब लेके आ सकते हैं, यानी अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, उन्हें लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं, रिपीट सेल्स कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी चीज की बात कर रहे हैं अपन? ये P4 प्रमोशन है भाई, कि हम जब हमारे बिजनेस का प्रचार करते हैं ना, उसी को हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं, ताकि जिससे हमारे बिजनेस में जो कस्टमर्स है या कंज्यूमर्स है आए, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल मार्केटिंग, पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स सीकिंग टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडियाज। भाई ऐसे सोशल आइडियाज जो कि सरकार चाहती है। देखिए ये एक सोशल कोज के लिए हो रहा है, तो ये तो या तो गवर्नमेंट करेगी या ऐसे इंस्टीट्यूशंस करेंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं है, सोशल आइडियाज की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना उनका मोटिव है। उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, यानी डिजाइन किए जाते हैं, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर टाइम टू टाइम उसे कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना भाई। एक बार प्रोग्राम बनाए तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेशन करना पड़ेगा, तो ये सब काम होता है। तो ये जब आप सोशल आइडियाज को इस तरीके से प्रोग्राम्स के थ्रू डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आइडिया जो है सोशल वो एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी के द्वारा। अब सोशल आइडियाज कैसे हो सकते हैं भाई? सबसे पहला कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि जो दूसरे जो स्मोक नहीं करते हैं उनके लिए पैसिव स्मोकिंग का कारण ना बने, तो अब स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने सुना हो कि इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, भाई ये जो टैग मिला है नगर निगम को, जो इंदौर नगर निगम है या नगर पालिका है, उसे क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने साफ सफाई का इतना प्रचार किया कि कोई भी सड़क पे अगर थूकते नजर आए तो उससे 500 रुपए का फाइन लिया जाएगा। हमारे यहाँ पे आप कचरा ऐसे नहीं फेंक सकते, सूखा कचरा अलग फेंकना है, गीला कचरा अलग फेंकना है। तो ये सब रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, यानी ये प्रोग्राम ही है ना कि हमें साफ करना है। फिर मार्केटिंग कैसे करी? उन्होंने नए नए गाने बनाए कि जो गाड़ी वाला आपके यहाँ कचरा भी लेने आता होगा, वो उसके अंदर जो सॉन्ग्स डाले गए हैं वो एडिट करके जो चीजें करी है उन्होंने, ये एक मार्केटिंग का ही तो तरीका है। वो करना क्या चाहते हैं? एक सोशल आइडिया को एक्सेप्टेबल कराना चाहते हैं कि साफ सफाई रखना एक सोशल आइडिया है जो सोसाइटी के लिए भले का काम है, उसके लिए वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोशल मार्केटिंग क्या होगी, कि भाई ऐसा सोशल आइडिया जिससे सोसाइटी के अंदर चेंज आ सके, उन आइडियाज को एक्सेप्टेबल कराने के लिए आप कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। तो कोज और प्रैक्टिस अमंग अ टारगेट ग्रुप टू ब्रिंग अ सोशल चेंज, एक सोशल चेंज लाने के लिए, तो इसे बोलते हैं सोशल मार्केटिंग, जो सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट लाए, ऐसे आइडियाज की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो ये सोशल मार्केटिंग था आपका। इसके बाद ऑगमेंटेड मार्केटिंग। देखो टर्म से तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, लेकिन हमें इस डिटेल में पढ़ते क्या है। द टाइप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट्स दैट प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड्स द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। भाई देखिए, आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस आपका बेचने का काम है, आप मोबाइल बेचने का काम करते होंगे, आप फ्लाइट टिकट्स होते हैं, जैसे देखिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपने फ्लाइट बुक करी, तो आपका मेन काम क्या था? मेन प्रोडक्ट या सर्विस क्या होनी चाहिए कि भाई मेरे को यहां से यहां तक 1 घंटे के अंदर पहुंचना है, या फ्लाइट में जल्दी पहुंच जाऊंगा सॉरी, तो यहां से यहां तक जाना है और अब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा इसके थ्रू। लेकिन आपको एडिशनल सर्विसेज भी दी जाती है। अब आगे और ध्यान से पढ़ना, दैट इज बीइंग ऑफर्ड एडिशनल बट पेड। भाई देखना, यहाँ पे आपको जो एडिशनल कस्टमर सर्विसेज दी जा रही है ना, उसके लिए पैसे जरूर लिए जाएंगे, लेकिन इन सर्विसेज जो एडिशनल सर्विसेज दी जा रही है, इसके कारण कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ता है। भाई देखो, दिल्ली से मुंबई जाना आपका मकसद था, ठीक है, कि ये आपका काम था कि हमको यहां से यहां तक जाना है, ये मेन प्रोडक्ट था, ये मेन सर्विस हो गई। लेकिन इसके साथ साथ मानो अगर आपको कुछ और चीजें भी मिलती है, जैसे खाने का आपको मिलता है, वहां पे स्नैक्स मिलेंगे, साथ साथ आपको ड्रिंक्स भी ऑफर करी जाएगी, साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे टेलीविजन भी आपकी सीट के सामने लगा के रखा होगा, तो ये एडिशनल सर्विसेज है। इसके पैसे आपसे प्रीमियम जरूर चार्ज करी होगी कि भाई यहां से यहां तक जाने के लिए बेसिक प्राइस अगर देखेंगे तो इकोनॉमी का अलग है ना भाई, बिजनेस का अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल सर्विसेज है जो पेड है। लेकिन ये एक तरीका है ना मार्केटिंग करने का, कि हमारी फ्लाइट में आपको ये एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलेगी। तो ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि एडिशनल है, आपके कोर प्रोडक्ट या सर्विस के साथ में एडिशनल सर्विसेज देना जो कि पेड है, लेकिन आप दे रहे हैं, इसके कारण कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है।
और उसके बदले आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये थी आपकी ऑगमेंटेड मार्केटिंग। अब देखते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडियाज दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स, जनरली कॉलिंग फॉर द कंज्यूमर टू मेक अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। भाई देखो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है कि ये जो आपकी रेगुलर लाइफ में आप जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं ना, ये जो आपकी रेगुलर लाइफ में आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भाई टीवी पे एड देखा, मोबाइल पे यूट्यूब पे एड देखा, तो ये सारे जो एड्स हैं आपके, ये डायरेक्ट मीडिया है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। कैसे? यहां पर आपको जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, उसमें वो सीधे सीधे बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट या ये सर्विस है, आप आइए और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदिए। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग हुई कि आप कंज्यूमर को सीधा न्योता दे रहे हैं भाई कि आओ और हमारा प्रोडक्ट या सर्विस यूज करो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे तीनों सुपरस्टार्स को लिया गया डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, विमल का एड करने के लिए। अब इसमें इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि पहले क्या होता था ना, ये जो पान मसाला है या जो एल्कोहल के एड्स हैं, ये पहले अलाउड थे। ब्रॉडकास्टिंग जो लॉ था हमारा, उसके अंदर ये पहले अलाउड हुआ करते थे कि आप ये एड्स कर सकते टीवी पे कि भैया ये पान मसाला खरीदो, और आपको पुराने काफी सारे एड्स मिल भी जाएंगे। लेकिन अब ये हो गए बैन, तो इसलिए विमल ने अपने जो मेन प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग ना करते हुए इलायची की एडवर्टीजमेंट की, जैसे कि हमको पता ही नहीं कि वो क्या बेचना चाह रहे हैं। तो ये कहानी थी हालांकि, लेकिन ये डायरेक्ट मार्केटिंग होती है जहां पर आप कंज्यूमर्स को बोलते हैं डायरेक्टली कि आइए और हमारा ये प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करिए। तो इसके आपको काफी सारी एडवर्टाइजिंग मीडिया मिल जाएगी। टीवी पे एड देखना, यूट्यूब पे कुछ एड आना, इंस्टाग्राम पे भी आप जब स्किप करते थे बीच में प्रोमोशनल के पोस्ट आ जाते हैं, तो ये सारे आपकी एडवर्टाइजिंग मीडियाज हो गई। फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं, मम्मी पापा वाली नहीं, ये अलग रिलेशनशिप मार्केटिंग। कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है उसकी बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स विद कंज्यूमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। भाई देखो, सिर्फ बनाना नहीं है, क्रिएटिंग मकसद नहीं है, मेंटेन भी करके रखना है। एक बार रिश्ता बनाया और अगले दिन तोड़ दिया तो क्या फायदा भाई? रिश्ता ऐसा बनाओ जो लंबा टिके, तो मेंटेन भी करना है। क्योंकि देखो, सिर्फ बनाया, क्रिएट किया रिश्ता तो आप एक सेल कर पाओगे, लेकिन अगर मेंटेन किया तो बार बार रिपीट सेल्स कर पाओगे। एंड इनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग किया तो वो बाद में जाके माउथ ऑफ वर्ड भी करेगा, मतलब दूसरों को भी बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। मकसद समझ लेना, याद कैसे रखना, वो ट्रिक बता रहा हूं। क्रिएट किया तो एक ही बार सेल मिलेगी, उसके बाद अगर आपको रिपीट सेल्स करना है तो क्या करेंगे आप? मेंटेन करके रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो दूसरों को भी बोले तो स्ट्रॉन्ग बनाना उसको, तो उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, इनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, कि एक वैल्यू देना उनको साथ साथ में, और एक रिलेशनशिप तैयार करना। और ना सिर्फ कस्टमर्स की बात नहीं है, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी आप करते हैं। भाई मैंने आपको कल बताया था कि की प्लेयर्स होते हैं। अभी की प्लेयर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर होता है, सीएफओ होता है, सीईओ होता है। इन्हें कंज्यूमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, सभी के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए ताकि आपका बिजनेस एक अच्छी छाप छोड़े। स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिलेशनशिप मार्केटिंग का सबसे मेन मकसद यही होता है कि आप बनाएंगे कैसे किसी के साथ रिलेशनशिप। भैया अगर आप कहीं पे बाल कटवाने जाते हैं ना, हेयर कट सैलून में जाते हैं मान लीजिए आप, तो वहां पर अगर बार बार एक ही जगह जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि वो शायद आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देता हो, आपको लाइन में ना लगाते हुए आपको बोलेगा भैया पहले आपकी बना देता हूँ यार, कटिंग आपकी पहले कर देता हूँ, या पहले आपका काम कर देता हूँ। कहीं प्रोडक्ट लेने गए तो बोलेगा भैया ये अपने जान पहचान वाले, इनको थोड़ा कम में देना। तो ये वो रिश्ता बना रहा है, फिर उसे मेंटेन भी करके रखता है कि जब जब आप जाएंगे वो आपको पहले रखेगा बजाय कि दूसरे कंज्यूमर्स को, क्योंकि आप उसके फ्रीक्वेंट यूजर है, उसके सर्विस के, उसके प्रोडक्ट के। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग बनाने का तरीका हो गया। सिर्फ बनाना काफी है क्या? नहीं, तो मेंटेन भी करना है, उसे इनहेंस भी करना है, तभी आपको फायदा होगा। ये होगी रिलेशनशिप मार्केटिंग। फिर सर्विसेज मार्केटिंग। भाई अपन ने पढ़ा था ऑगमेंटेड मार्केटिंग, उसके अंदर क्या था? एडिशनल सर्विसेज दे रहे थे बट पेड थी। अब यहाँ पे फ्री सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज मार्केटिंग। इट इज अप्लाइंग द कंसेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज इन एक्टिविटी, इन एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट ऑन अर्ली कैन ऑफर टू अनदर, that one party can offer to another, that is essentially intangible free services। भाई देखो, ये बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बताया गया है और ये आपको टर्म्स लिखने को तो नहीं आएंगी, बस पहचानने को आ सकती है। इसलिए मैं इसका इसेंस बताता हूं कि बोलना क्या चाह रहा है। भाई देखिए, आपका कुछ प्रोडक्ट होता है ना, उसको बेचने के लिए आप कुछ एडिशनल सर्विसेज उसको देते हैं फ्री में।
जैसे आप मोबाइल बेचते हैं तो आप बोलते हैं ना कि हम 1 साल की वारंटी, ये तो कंपनी तो दे ही रही भैया। अगर आप मेरे से मोबाइल लोगे ना तो आपका कुछ भी बिगड़े, मैं कहीं दुकान लेके बैठा हूं ना, मैं कहीं दुकान से भाग के चले जाऊंगा क्या? दुकान भगा के लेके जाऊंगा? नहीं ना। आप कभी भी आना, आपका काम हो जाएगा, मैं फ्री में रिपेयर करके दूंगा। फ्री इंश्योरेंस सर्विसेज कभी कभी जो कंपनी वो देना प्रेफर करती है, तो ये फ्री सर्विसेज है, इसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा है। मोबाइल लिया वो ठीक है, लेकिन रिपेयरिंग आपके लिए फ्री चलेगी हमेशा। तो ये क्या चीज हुई कि आप फ्री सर्विस देके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई देखो, मोबाइल की 3 शॉप हो सकती है, लेकिन ये जेठालाल क्या बोल रहे हैं इमेज में कि भाई बागा, ये बबीता जी का मोबाइल है और ये रिपेयर हो जाना चाहिए आज शाम तक, क्योंकि मेरे को आज के आज देना है। भाई ये फ्री में सर्विस दे रहा है क्योंकि मोबाइल उन्होंने वहां से लिया था। तो भाई देखो, ये 3-4 दुकानें हैं, अगर चारों दुकानों पे सेम ही तरीके का आईफोन मिल रहा है, लेकिन अगर ये 4 दुकान में से एक दुकानदार आपको बोले कि आपका कभी भी मोबाइल खराब हो जाए मेरे पास आ जाना, मैं फ्री में करके दूंगा, आप मेरे से आज ले लो, तो आप उससे ले लेते हैं। देखो, सबको अपना प्रोडक्ट बेचना था, लेकिन इसने एक्स्ट्रा सर्विसेज, फ्री सर्विसेज देकर आपको अट्रैक्ट किया कि आप मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदिए। तो ये थी आपकी सर्विसेज मार्केटिंग। फिर पर्सन मार्केटिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, इंसान भी मार्केट किया जा सकता है। भाई इंसान का भी तो प्रचार होता है। आप अगर पॉलिटिशियन की रिलीज देखते हैं, जो भी इलेक्शन जब होते हैं, तो इंसान खुद ही का तो प्रचार कर रहा है कि मैं सच्चा इंसान हूं, मैं सच्चा देशभक्त हूं और मैं अच्छे से आपकी सेवा करूंगा। हालांकि 5 साल तक दिखते नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रोमिसेस करते हैं, तो खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं ना कि भाई मैं कैसा इंसान हूं। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टूवर्ड पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन मार्केटिंग का मेन मकसद क्या होता है पता है? कि आपका जो ये आदमी है ना, जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसके प्रति लोगों का एटीट्यूड और जो भी चीजें हैं उसके प्रति सोचने का तरीका लोगों का एक तरीके से बन जाए। भाई देखिए, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड काफी सारे एड्स चलाए जाते हैं, उनके काफी सारे बैनर्स बनाए जाते हैं, उनके काफी सारे मीम्स एडिट करके चलाए जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एजेंडा है अपना, वो पॉलिटिकल डिबेट में घुसने का काम नहीं है, लेकिन ये सब पर्सन मार्केटिंग है ना। सब लोग चाहते हैं, जो भी बीजेपी वाले हैं या जो भी लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें एक नजरिए से ही देखा जाए कि ये बेस्ट पीएम है आज तक के, ये सबसे अच्छे डिसीजंस लेते हैं, ये हमारे लोगों से प्यार करते हैं, ये काफी अच्छे डिसीजंस लेते हैं। तो ये पर्सन की तो मार्केटिंग हो रही है कि ये इंसान सक्षम है हर चीज में। तो आपने इस तरीके से मार्केटिंग करी कि लोगों का, जिसके भी आसपास आप जिसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये लोग इस पर्सन के लिए ऐसा सोचे। तो ये हुई पर्सन मार्केटिंग। और इसके एग्जांपल में आप विराट कोहली को भी ले लीजिए, स्पोर्ट्स स्टार्स। भाई देखो, आजकल काफी ऐसा बोला जाता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं आता है, लेकिन उनकी पीआर टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। पीआर टीम क्या होती है पता है? कि आपके जो कुछ ऐसी टीम असाइन करके रखते हैं, आप एजेंसी रखते हैं, जो आपका जो गलत डिसीजन अगर कुछ हुआ या अच्छी चीज कुछ हुई तो उसको वायरल करना। आज के टाइम में मीम्स वगैरह बनाना, कंटेंट तैयार करना, आपके बदले लोगों को क्रिटिसाइज करना, आपको उस आपकी गलत चीज से दूर लेके जाना हो सकता है, या आपकी सही चीज को हाईलाइट करना हो सकता है। तो ये पीआर टीम्स का गेम है। तो यहाँ पे भी तो पर्सन की मार्केटिंग हो रही है ना। विराट कोहली को विराट कोहली द गोड बोला जाता है, चेज मास्टर बोला जाता है। तो ये पर्सन की मार्केटिंग है कि ये इंसान सक्षम है कभी भी रन्स चेस करने का, और अभी उन्होंने करके दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ 1 शतक मार के जो उन्होंने रन चेस किया है। तो ये बार बार उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज को मार्केट करना कि ये सक्षम है, ये शतक बनाते हैं, इनके सबसे ज्यादा शतक है। तो ये आप एक इंसान का हार्डवर्क डिटरमाइन कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये पर्सन मार्केटिंग हुई कि जो लोग ये मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि विराट कोहली को इस नजरिए से देखा जाए। तो होप करता हूं आपको समझ में आ गया। पर्सन मार्केटिंग भी अपना हो गया भाई। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग पे। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग क्यों करती है और कैसे करती है, लेकिन वो बात नहीं है, अभी ध्यान से पढ़ते क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स। या तो एटीट्यूड बनाना चाहते हैं, या तो मेंटेन करना चाहते हैं, या तो बदलना चाहते हैं। एंड बिहेवियर भी ऑफ टारगेट ऑडियंसेस टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिसके कारण की लोगों का जो उनको लेके नजरिया है, बिहेवियर या एटीट्यूड है, वो या तो वैसा ही बना रहे जैसा अभी बना है, यानी अच्छा बना है तो अच्छा बना रहे। और मेंटेन करने की बात है कि अच्छा बना है तो अच्छा बना हुआ रखने के लिए कुछ करना, या तो फिर अगर अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा करना। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज जब करी जाती है तो वो मार्केटिंग टेक्निक है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लोग इस तरीके से देखें। जैसे रतन टाटा,
तो आप टाटा को ना बहुत ट्रस्ट वर्दी मानते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो कार्स रहती है बिल्ड क्वालिटी अच्छी देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना टाटा से जोड़ के देखिए कि रतन टाटा की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा पब्लिक के लिए काम करती है, इस तरीके से मार्केट किया जाता है। तो यहाँ पे पूरी टाटा ग्रुप को आप ऐसे मार्केट कर रहे हैं कि ये लोगों की भलाई का काम करती है। इसके लिए वो बोल क्या रहे हैं कि हम मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम आपके लिए अच्छा जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रॉफिट कमाना मकसद कम है, पर्पस ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, तो हम लोगों के लिए काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक मार्केटिंग का तरीका हुआ ना। आप एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, अलग तरीके से नहीं। हालांकि रतन टाटा ने सच में ऐसे काम किए हैं जो लाजवाब है और उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है। अब प्लेस मार्केटिंग, हो सकता है इस शक्ल थोड़ी पहचान में नहीं आ रही हो क्योंकि थोड़ी इमेज अच्छे से डाउनलोड नहीं हुई आई गेस। तो ये अमिताभ बच्चन जी हमारे, और इनसे एक एड करवाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि खुशबू गुजरात की या आओ कभी गुजरात। ये एड आपने काफी सुना होगा। क्या था भाई? प्लेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेकन, वापस बात वही आ जाएगी, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स। ये शब्द याद रख लोगे आप तो आधी मार्केटिंग टेक्निक्स तो ऐसे ही याद रह जाएगी। टू क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टूवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेसेस से मार्केटिंग ऑफ बिजनेस साइट्स, या तो फिर टूरिज्म मार्केटिंग। देखो, गुजरात में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन को उतारा गया मैदान में और बोला गया कि आप ये एड्स बनाइए और एड्स करिए कि आओ कभी गुजरात। गुजरात की अच्छी खासी जगह उन बताई गई। वैसे राजस्थान के साथ भी हो सकता है कि राजस्थान में कौन कौन सी चीजें घूमने वाली है। आपके जो ऊपर अगर हिल स्टेशन पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड मार्केटिंग करी जाती है। मालदीव्स का जब केस हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने भी एक जगह की मार्केटिंग की थी। आप बताना कमेंट में कि किस जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो आप ये जगह की मार्केटिंग कर रहे हैं कि इस जगह पे आने के लिए एक जगह को लेके सोच बदलना। कि गुजरात लोगों को लगता है कि धंधे वाली जगह है भाई, यहाँ पे कुछ घूमने फिरने का तो नहीं होगा, इलाज करवाना हो तो चले जाओ वगैरह, लेकिन घूमने की जगहें भी है, टूरिज्म भी यहाँ पे हो सकता है। इसको आमंत्रण देने के लिए जो अमिताभ बच्चन को यूज करके मार्केटिंग करी गई उसे बोलते हैं प्लेस मार्केटिंग, कि एक जगह की मार्केटिंग करना। तो ये आपकी होगी प्लेस मार्केटिंग। अब फिर इनलाइटेंड मार्केटिंग, भाई ये एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उसको ध्यान से सुनना। फुल इमेज ऑफ बिजनेस फुल इमेज ऑफ बिजनेस, इट इज मार्केटिंग फिलोसॉफी होल्डिंग दैट अ कंपनीज मार्केटिंग शुड सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम दैट इज बियॉन्ड द प्रिविलिंग माइंडसेट। बिजनेस की एक पूरी इमेज को मार्केट करना। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट कर रहे थे, अब हम बिजनेस की इमेज को मार्केट कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखना। Enlightened marketing holds that the company's marketing should support the best long run performance of the marketing system, मतलब लंबे समय तक चलना चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करते हैं, इनोवेटिव मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग। ये 5 पॉइंट जो भी मैंने बोले हैं ये लिख लेना, ये याद कर लेना कि अगर इनलाइटेंड मार्केटिंग है और उसके अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, ये सब पॉइंट्स कवर होते हैं, तो आप समझ जाना कि वो इनलाइटेंड मार्केटिंग है। और इसके ऊपर ज्यादा कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये बस ऐसा है भैया कि आपने बिजनेस की एक इमेज दिखाई कि हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग सिस्टम को ही एक नई मार्केटिंग टेक्निक बना दिया है कुल मिला के, तो इसे बोलते हैं इनलाइटेंड मार्केटिंग। कि अपने बिजनेस को दिखाना कुछ अलग तरीके से कि हमारा बिजनेस किन किन चीजों में कैसे कैसे सक्षम है। सब मार्केटिंग टेक्निक्स को मिलाकर तो यही आएगी कुल मिला के, लॉन्ग रन के हिसाब से होनी चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है डिफरेंशियल मार्केटिंग पे। डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या है? इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच। एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। भाई देखो, आपका ये जो पूरा मार्केट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट बेचती है। अब उन मार्केट सेगमेंट्स को बांट लेना और हर मार्केट सेगमेंट के लिए अलग मार्केटिंग करना। आपका प्रोडक्ट एक ही हो सकता है तो अलग अलग भी तो बनाया जा सकता है। आपने कुछ खाने की चीज बनाई तो जो बड़े थे ना उनके लिए थोड़ा ज्यादा तीखा बनाया और बच्चों के लिए थोड़ा कम तीखा बनाया, मतलब ऐसा जो उनके लिए हेल्दी भी है और वो खा सकते हैं। तो इनके लिए अलग मार्केटिंग करना, इनके लिए अलग मार्केटिंग करना। तो आपने मार्केट सेगमेंट्स को बांटा, तो ये डिफरेंशियल मार्केटिंग होगी ना, कि आप अपनी ऑडियंस को बांट के देख रहे हैं, डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं और उनके लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। अब वैसे ही किया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। ये जो आपको दिखता है ना, लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना, ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऐसे प्रोडक्ट है जो कि पॉपुलर प्रोडक्ट्स है
और ये पॉपुलर सेगमेंट है इनका कि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर मिडिल क्लास फैमिली यूज करती है और सब अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ते प्रोडक्ट है इसलिए ये पॉपुलर है। लेकिन उसके नीचे अगर जाएंगे आप डव और पियर्स, ये ऐसे प्रोडक्ट है वो उसने प्रीमियम सेगमेंट में रखे हैं कि हमारे जो अमीर लोग बाग है ना उनको बताना कि भाई उनके लिए एड्स भी वैसे ही करे गए। ये नीचे वालों के लिए ना ब्रांड एम्बेसडर वैसे चुन के लेके आए हैं वो, साथ ही साथ उन्होंने उसको ऐसे दिखाया है कि ये प्रीमियम है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स है और उसके लिए अलग मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करी और रेगुलर वालों के लिए अलग मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करिए। तो ये दो तरीके हो जाते हैं। जैसे लाइफबॉय का एड आपने देखा होगा कि धोते ही रहेगा, कितनी देर तक धोएगा हाथ वगैरह, तो ये क्या है भाई, वो ये दिखा रहा है कि जर्म्स अच्छे से साफ करता है। अब ये तो सभी को चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी हो, इसलिए एड वैसा डिजाइन किया गया है। लेकिन डव और पियर्स का अगर आप कभी एड देखेंगे ना, इसमें एड से ऐसा दिखा जाएगा कि कमाल आप हीरो हैं, आपके अंदर से काफी अच्छी महक आ रही है। तो ये क्या कि भाई एक एक्स्ट्रा बात हो गई। बेसिक काम तो वही था ना सोप का कि आप कीटाणु विटाणु नहीं आए, फ्रेश रहे आप, इतनी सी बात होती है। लेकिन यहाँ पे उसको अलग करके दिखाना, तो ये अलग बात हो गई। ये प्रीमियम सेगमेंट हो गया, तो उन्होंने पॉपुलर सेगमेंट अलग रखा, प्रीमियम सेगमेंट अलग रखा। ये आपकी डिफरेंशियल मार्केटिंग हो गई कि अपनी ऑडियंस को बांट के दो हिस्सों में या तो ज्यादा हिस्सों में देखना और वो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग मार्केटिंग करना। अब सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग क्या होती है? व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इरेगुलर ड्यू टू सीजन, सम पार्ट्स ऑफ द डे और ऑन आवर बेसिस, causing idle capacity or overworked capacities, synchro marketing can be used to find ways to alter the pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentives। भाई देखो, जब सिंक्रो मार्केटिंग अगर सुनो ना तो सबसे पहले सोच लेना सीजनल धंधा या सीजनल मार्केटिंग करना। कि भाई देखो कुछ समय पे ऐसा होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो ये आपका एक वीक हो गया। जब मूवी की टिकट की बात आती है तो सैटरडे और संडे को सबसे ज्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट लोग वाले या बच्चे भी अगर देखने जाएंगे तो छुट्टी होती है उस दिन और बच्चे प्लान बना के चलते कि भाई आज तो पुष्पा 2 देखते हैं यार, आज तो KGF देखते हैं। तो ये सब आप कब प्लान बनाते हैं? सैटरडे संडे हो, छुट्टी हो। अब उस दिन तो भीड़ रहेगी, तो उस दिन कुछ मार्केटिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन वीकडेज पे जानबूझ के टिकट प्राइसेस को कम रखना, जानबूझ के ये एड्स चलाना कि आज तो भैया हमारे जो खाने की सर्विसेज भी ना उस पर भी 10% डिस्काउंट है। तो ये आप सीजनल मार्केटिंग कर रहे हैं कि 2 हफ्ते के कुछ इंपोर्टेंट डेज पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपका धंधा कम चल रहा है तो तब आपने ये मार्केटिंग लॉन्च करी ताकि जो आपकी आइडियल कैपेसिटी, भाई सीटें खाली रह जाएगी ना तो वो सीटें भर जाए और वो लोग पिक्चर देख ले कैसे भी करके। तो ये तरीका होता है। तो ये सिंक्रो मार्केटिंग है कि आपने आइडियल कैपेसिटी या आपके पास खाली जगह बची थी या कस्टमर ज्यादा नहीं थे जिस टाइम पे, उस टाइम के लिए आपने पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन चलाया। अब सैटरडे संडे को वापस प्राइजेस तो वापस बढ़ जाएंगे ना, इसी तरीके से डील होता है यहाँ पे। तो ये आपकी सिंक्रो मार्केटिंग हो गई। इसके बाद कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट्स। इट कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ निश मार्केटिंग। भाई देखो यहाँ पे ना एक देखेंगे कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है। कॉम्पिटेंसी पहले तो देखो भाई कॉम्पिटेंसी क्या होती है। कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। कॉम्बिनेशन है भाई, स्किल्स भी होनी चाहिए साथ साथ टेक्निक्स भी होनी चाहिए। स्किल क्या होती है ना, स्किल कभी कभार आपके पास होती है भाई कि जैसे मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि मैंने टीचिंग क्यों चूज करी, क्योंकि मेरे पास स्किल है कि मैं कोई चीज किसी को समझा सकता हूं। लेकिन टेक्निक भी तो यूज करनी पड़ेगी ना भाई, कि नोट्स वैसे मेरे को बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी टेक्निक्स है जो मैं यूज करता हूं। हालांकि मैं आपको क्यों बताऊं, इसलिए कुछ स्किल्स होती है और कुछ टेक्निक्स होती है जिनको मिक्स करके ही आप एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर सकते हैं। भाई मैं भी तो एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट करना चाहता हूं ना कि जो दूसरा टीचर एसएम का नहीं दे सकता है मैं वो कैसे प्रोवाइड करूं, यानी मैं कॉम्पिटेंसी क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो रेदर देन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक, मतलब सिर्फ टेक्निक से काम देगा क्या? नहीं भाई देखो, अगर मेरे पास पैशन नहीं होता और मेरे पास स्किल नहीं होती पढ़ाने की तो फिर कोई टेक्निक यूज करके काम नहीं है। और अगर मैं सिर्फ पैशन और स्किल के ऊपर निर्भर रहूं और मैं अपनी टेक्निक पे काम ना करूं और उसे ना इंप्रूव करूं तो फिर आपको समझ में आना चालू होगा क्या? आपको समझ में आ पाएगा क्या? या मैं उसे क्या बड़े लेवल पे लेके जा पाऊंगा? नहीं। तो स्किल भी होना चाहिए और टेक्निक भी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। अब कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्टिव लर्निंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई देखो प्रोडक्शन स्किल्स का कॉम्बिनेशन साथ ही साथ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई देखना इसने क्या यूज किया है कि आपके पास ना प्रोडक्शन की स्किल्स होती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको बनाते आता है, तभी तो आप उस फील्ड में गए हैं। भाई देखो फैक्ट्री कोई चालू कर रहा है ना,
कि मान लीजिए कोई आपका ये मोबाइल की फैक्ट्री चालू कर रहा है, कि मोबाइल बनाने की फैक्ट्री, तो उसके पास वो नॉलेज होगा ना कि कैसे मैं हार्डवेयर को जोड़ूंगा या कहां से कितने हार्डवेयर कितने में मंगा लूंगा। तो ये प्रोडक्शन स्किल्स हो गई। लेकिन साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी जोड़ता है कि भाई मैं ह्यूमन लेबर यूज करके इतना ही बना पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं मशीनरी यूज करूं तो ये शायद बेटर हो, शायद एरर फ्री हो, यानी कि गलतियां ना हो उसे हार्डवेयर को जोड़ने में और कोई भी डैमेज्ड प्रोडक्ट ना बने। ठीक है, कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल। अब भाई देखना, अब जो चीजें बताने वाला वो इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आपकी जो ऐसी कैपेबिलिटीज है, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वैल्यूएबल है। क्या है वो आगे चल के बताऊंगा। जो कि वैल्यूएबल है, रेयर है, कॉस्टली टू इमिटेट है एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, उन्हें बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ऐसी कमाल की कैपेबिलिटीज को मान लीजिए आप स्किल्स और टेक्निक्स दोनों को अगर मिला दूं, जो प्रोडक्शन के तौर पे भी काम में आती है और टेक्नोलॉजीज में भी काम में आती है, तो ऐसी चीजें हैं ये जो कि रेयर है, वैल्यूएबल भी है, कॉस्टली टू इमिटेट भी है और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी ना भैया 3 एरियाज में बनाई जा सकती है। वो 3 एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कि ये सारे कॉम्पिटिटर्स है इतने सारे, उसके अंदर मेरे पास क्या डिफरेंट चीज क्रिएट करूं कि लोग मेरी वैल्यू करें। दूसरा कस्टमर वैल्यू, कि लोग वैल्यू सिर्फ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कर देंगे क्या कि इसका प्रोडक्ट अलग है, नहीं, कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेने के बाद में कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। जो आपका एंड कंज्यूमर है ना, उसे कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कस्टमर वैल्यू होना जरूरी, तो ही तो कोई कोर कॉम्पिटेंसी आपकी काम की है, वरना किस काम की। अगर मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको वैल्यू एड ऑन ही नहीं करेगा, वो आपको कुछ सिखाएगा ही नहीं, या कोई एग्जाम में मदद नहीं करता, तो आप वो क्यों पढ़ेंगे। इसलिए कस्टमर वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू होल ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो, कॉम्पिटेंसी सिर्फ मेरे ऊपर लागू होनी चाहिए क्या? क्या सिर्फ मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर खेल के पूरा इंटरमीडिएट कवर कर पाऊंगा? क्या ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊंगा? नहीं भाई, मेरे को ऑडिट भी पढ़ाना पड़ेगा, मेरे को लॉ भी पढ़ाना पड़ेगा। अगर ये मेरी टीचिंग स्किल ये सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित है तो शायद मैं बेटर चीजें ना कर पाऊं, या एक टॉपिक तक। मान लीजिए मैं बोलता कि एसएम का मेरे को सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाते आता है, तो काम देता क्या? नहीं, मतलब पूरी सबदूर अगर मैं यूज कर पाया तो ही तो मैं उसका बेटर फायदा उठा पाऊंगा। कि एसएम के लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले, ये अच्छे चलते हैं, और इसके बाद मैं को लॉ या ऑडिट को भी हैंडल करूं और वो भी पढ़ाना चालू करूं, तो फिर मैं उसको ज्यादा कैपिटलाइज कर पाऊंगा, ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। तो इसी बात है। तो कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, पहले तो लोगों से आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग होना चाहिए, मेरा तरीका लोगों से अलग होना चाहिए। मैं किसी को कॉपी करके अच्छा टीचर नहीं बन सकता हूं। कस्टमर वैल्यू, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उससे आपको वैल्यू एड ऑन होना चाहिए, कुछ ऐसा सीखने को मिलना चाहिए जो शायद आपको नहीं पता था, या इस तरह से नहीं पता था जो आपको एग्जाम में मदद करे। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, सिर्फ एसएम पे काम देगा क्या? एसएम के एक चैप्टर से काम देगा? नहीं, मेरे को सब दूर अप्लाई कर सकूं ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए कि पढ़ाना तो हर चीज पढ़ा सकता हूं, जो भी चीज मैं पढ़ा सकता हूं या जो ऑडियंस को चाहिए मेरी, वो पूरा पढ़ाते आना चाहिए। तो ये आपके 3 एरिया थे जहां पे आप कोर कॉम्पिटेंसी बना सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है? भाई मैंने क्या बोला था, कोर कॉम्पिटेंसीज कैसी होनी चाहिए? वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए। कि भाई वैल्यूएबल होना चाहिए। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज इनेबल फर्म्स टू एक्सप्लोइट अपॉर्चुनिटीज और मिटिगेट थ्रेट्स, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। फाइनेंस कंपनीज फॉर इंस्टेंस enhance their company competence in financial services they provide। भाई देखो, आपकी जो फील्ड है जो आपने चूज करी है उसके अंदर आपको अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के अंदर एनहेंसमेंट्स लाने रहेंगे और इस तरीके की कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करनी है जो कि लोगों के लिए वैल्यूएबल है। मतलब मान लीजिए आप बोले कि हम ये प्रोडक्ट सस्ते में बना सकते हैं, लेकिन अगर वो सस्ते प्रोडक्ट की कस्टमर कोई वैल्यू ही ना करे तो, कि मैं अगर बोलूं कि भाई ये माउस बनाऊंगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। सस्ता बनाया ना, कॉम्पिटेंसी है मेरे पास कि मैंने सस्ता बना लिया और डिफरेंशिएट भी कर दिया कि लोगों के पास ऐसा नहीं है जैसा मेरे पास है, जो मैं आपको दे रहा हूं वो सस्ता भी दे रहा हूं, लेकिन क्या वो कस्टमर को वैल्यू दे पा रहा है? अगर मैं आपको सिर्फ मान लीजिए यहां बैठ के सिर्फ रीडिंग करता और समझाता नहीं, एग्जाम्पल्स नहीं लेता, आपको ये ना बताऊं कि मैं आगे चल के आपको पेपर प्रेडिक्शंस देने वाला हूं, आपको क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, तो फिर उसका वैल्यू क्या रहेगा? अगर सिर्फ रीडिंग करनी है तो आप भी कर सकते हैं, तो रीडिंग करने से तो काम होगा नहीं ना। इसलिए कोर कॉम्पिटेंसी वैल्यूएबल होना चाहिए कि सामने वाले के लिए कुछ तो वैल्यू रहे ना भाई। तो कस्टमर के लिए अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तभी आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो काम की है। तो कोर कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल से ये मतलब ध्यान में रखना कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। अगला होना चाहिए रेयर। कोर कॉम्पिटेंसीज आर रेयर कैपेबिलिटीज दैट अ फ्यू कॉम्पिटिटर्स पोजेस। भाई देखो,
ये इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर सबके पास वही कोर कॉम्पिटेंसी है कि सभी सस्ते में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो तो फिर न्यू नॉर्मल हो गया ना। भाई आपने क्या किया कि 10 रुपए में बनने वाली चीज को 8 रुपए में बना लिया, लेकिन अब सबने उसे 8 रुपए में बना लिया, तो फिर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी कहां है? आप लोगों से अलग कैसे? कॉम्पिटेंसी का वर्ड मत भूलना कि भाई कॉम्पिटिटर से ही कम्पीट करने के लिए कुछ अलग चीज रख रहे हैं अपन, जो कि बेसिक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिट होती है। लेकिन अगर वो सभी के पास है तो फिर मतलब क्या है? रेयर होना चाहिए कि मैं जैसा पढ़ा सकता हूं ना एसएम, वैसा कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता, ये मानूंगा और उस तरीके से पढ़ाने की सोचूंगा, तभी मैं रेयर हूं कि भाई ये रेयर है। अगर एसएम पढ़ना है ना तो इन्हीं से पढ़ो, और वैसे ही अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूंगा तो उसके भी कोई फेमस टीचर्स है तो वो उन्हीं से पढ़ने चाहिए। तो मेकिंग देम अनलाइकली टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर एनी वन ऑफ देम। अगर सब पोजेस करेंगे तो फिर कोई भी कोर कॉम्पिटेंसी का फायदा नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर किसी एक के पास रही तो वो फायदा उठा पाएगा। जैसे टाटा के पास क्या है कि टाटा की जो पर्सनल इमेज थी ना, वो उनके जो बिजनेस के साथ थी वो इस तरीके से जुड़ गई कि लोगों का एक ट्रस्ट बन गया। अब ट्रस्ट ही उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। उनकी जो बिल्ड क्वालिटी रहती है ना कार्स को लेकर, वही उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है कि हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा मिडिल क्लास के लिए। तो मिडिल क्लास वाले लोग उन पर भरोसा भी करते हैं और उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिलता है। तो ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी हो गई कि भाई ये यहां पे आप उनसे जीत नहीं सकते। कॉस्टली टू इमिटेट। भैया देखो कि अगर टाटा के पास अच्छी क्वालिटी में कम कीमत में वो बना पा रहे हैं, क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि स्केल अप बहुत कर दिया। लेकिन क्या वही सब चीजें दूसरे भी कॉपी कर सकते हैं? अगर दूसरे आसानी से उसे खरीद सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं तो फिर मतलब निकलेगा नहीं। जैसे कोको कोला का एक फॉर्मूला है जो कि उसका टेस्ट इनहेंस करता है और वो टेस्ट वैसा ही रहता है, तो वो फॉर्मूला उन्होंने पेटेंट करवा के रखा है। अब वो फॉर्मूला किसी और को चाहिए तो भाई पूरी कोको कोला की कंपनी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो कॉस्टली टू इमिटेट आप उसे ले भी नहीं सकते क्योंकि पेटेंट करवा के रखा है। कॉस्टली टू इमिटेट मीन्स सच इंटेल कैपेबिलिटीज दैट कंपीटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। जो दूसरी फर्म्स है ना वो आसानी से ना बना पाए, वो कोर कॉम्पिटेंसी काम की है। पहले तो आप जो बना रहे हो वो वैल्यूबल होना चाहिए, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करे। दूसरा वो रेयर होना चाहिए कि सिर्फ आपके पास है तो ही काम की है। और तीसरा आपके पास है अभी वो तो ठीक है कि 8 रुपए में आपने प्रोडक्ट बना लिया 10 वाला, लेकिन दूसरे भी बना लेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? तो कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए कि दूसरे आसानी से वो चीज ना कर पाए तो आप अलग दिखेंगे। तो एग्जांपल अपन ने कोको कोला का ले लिया, उसका नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए। भाई देखो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटीज आर दोज लेकिंग स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ देयर इज नो स्ट्रेटेजिकली इक्विवेलेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज देट आर नॉट रेयर और इमिटेबल। भाई देखो आपके पास रेयर भी नहीं है और इमिटेबल भी नहीं है, तो फिर आपके पास कम से कम नॉन सब्स्टिट्यूटेबल चीज होनी चाहिए कि भाई ऐसी चीज हो ना जो दूसरों के पास आ ही नहीं पाए। भाई देखो इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आज सिर्फ एक ही इंसान कर पा रहा हो? आजकल सभी कर पा रहे हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको एक ऐसा बिजनेस या ऐसा सेक्टर ढूंढना है जहां पर सिर्फ एक ही बिजनेस आदमी, मतलब एक ही तरह का आदमी वो बिजनेस कर पा रहा है, सब नहीं कर पा रहे। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो रेलवे का मान लीजिए, अभी तो हालांकि प्राइवेटाइजेशन होने लगा है लेकिन रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है ना भाई। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या नॉन सब्स्टिट्यूटेबल हो गया कि इनके अलावा कोई दूसरा रेलवे ट्रैक्स डाल ही नहीं सकता, वो उनको करने की छूट ही नहीं है। तो फिर ये चीज अलग हो गई। यहाँ पे आईफोन का फोटो लगा हुआ है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं, उसको इग्नोर करना और उससे याद करने की कोशिश मत करना। रेलवेज का थ्रू आप याद रख लेना एक बार। फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी अगर आपके पास रही तो आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करते हैं। देखते हैं आगे। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अलाउस अ फर्म टू गेन एन एज और राइवल्स व्हेन कॉम्पिटिंग। भाई देखो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं यानी वो राइवल्स आपके दुश्मन हो गए हैं, तो अब वो दुश्मनों से लड़ने के लिए आपके पास अगर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, कुछ ऐसा है जो उनसे आपको थोड़ा ऊपर रखता है यानी एक एज दे रहा है, उसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपके लिए ये काम करेगा कि वो आपको दूसरों से थोड़ा आगे रखेगा। इट इज अ सेट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स दैट आर परस्यूड बाय द टारगेट मार्केट एज सिग्निफिकेंट एंड सुपीरियर टू द कॉम्पिटिशन। भाई देखो या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि दूसरों से अलग भी है और बेहतर भी है। अलग भी है और बेहतर भी है क्योंकि वैल्यू देना काम की बात है, तो अलग भी है और बेहतर भी है। इससे क्या होगा कि आपका जो मार्केट है ना वो उस प्रोडक्ट को या तो ऐसा ले कि भाई ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है या बहुत जरूरी सर्विस लगती है हमें और ये अच्छी सर्विस है, या तो फिर ऐसे ले कि भाई वो ये जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना उससे एक लेवल ऊपर है। भाई गड़ा की दुकान में जाना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां बागा और नट्टू जो रिपेयरिंग के लिए है, जो आपको डिस्काउंट जेठालाल देता है, एथिकल आदमी है, तो आपको सही दाम में चीजें प्रोवाइड करेगा। तो
तो ये एक ऐसी चीज हो गई ना भाई कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा नीचे देखते हैं आप और उसे ऊपर देखते हैं कि अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा। ये बात हो गई। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड द डिफरेंसेस दे क्रिएट इन द फर्म्स परफॉर्मेंस आर ऑफन स्ट्रांगली रिलेटेड टू रिसोर्सेज फर्म होल्ड एंड हाउ दे आर मैनेज्ड। ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना भाई, ये आते कहां से पता है? जो आपकी फर्म है ना, उसके पास कौन से रिसोर्सेस, उनके पास कौन सी कैपेबिलिटीज है, उन कैपेबिलिटीज और उन रिसोर्सेस को एक तो वो है कितने उसके ऊपर, साथ ही साथ आप उन्हें मैनेज कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छा बना पाएंगे या नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना पड़ता भाई, होता नहीं है। तो रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज आर नॉट इनहेरेंटली वैल्यूएबल। आपके पास भाई देखो, आज आपने देखा होगा कि जब धीरू भाई अंबानी ने प्रॉपर्टी बांटी थी तो मुकेश अंबानी के पास भी गई और आपके अनिल अंबानी के पास भी गई। मुकेश अंबानी ने उसे अच्छे से यूज किया, मतलब दे आर मैनेज्ड वेल, और यहां पर मैनेज अच्छे से नहीं किया गया। तो आपके पास रिसोर्सेस कितने भी हो लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। एयरटेल वाले के पास तो उतने नहीं होंगे ना, वो तो स्टार्ट से एक एक स्टेट करके लेके आया था, लेकिन इसके पास अनिल अंबानी के पास तो काफी सारे रिसोर्सेस थे, उसके बाद भी वो नहीं कर पाया क्योंकि आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज होना सक्षम नहीं है बनाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से मैनेज किया तो आप आगे बढ़ पाएंगे। So, resources and capabilities are not inherently valuable, but they create value when the firm can use them to perform certain activities that result in a competitive advantage. मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज है, आप उन्हें इस तरह यूज करें जिससे कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और आपको एक्टिविटीज जो आप करोगे वो इस तरीके से करें कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। तो ये था आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल भी गया, किस तरीके का मिल सकता है कि आपने सस्ते दाम पे कोई प्रोडक्ट बना लिया। मैंने बोला था कि 10 वाली चीज आपने 8 में बना ली। मान लेते हैं इस केस में कि वो रेयर भी है कि 8 में बना लिया और आप ही के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आपने बना ली, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। अभी कब तक टिकेगा उसकी बात कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितने समय तक एक चीज रहती है। ठीक है, द पीरियड ओवर विच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द रेट एट विच द फर्म्स रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज बीइंग यूज्ड। भाई देखो, ये आपका पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि हम कम कॉस्ट में बना लेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज है वो किस रेट पे यूज हो रही है, या तो फिर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से भी आएगा केस। कैसे? भाई देखो, आपके पास ना यूज्ड का क्यों बोला यहाँ पे कैपेबिलिटीज, कि आपके पास आज ऐसा सप्लायर है जो आपको सस्ते में इनपुट्स दे रहा है इसलिए आप सस्ते में बना पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के नहीं बना पाए तो आज आपके पास शायद गवर्नमेंट की सब्सिडी हो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लग रही है वो शायद कम हो गई है, या आपके पास सब्सिडी हो उस लैंड को लेने के लिए रेंट पे जहां पे आपकी फैक्ट्री सेटअप करी गई है, तो वो आज सब्सिडी के थ्रू चल रही हो, तो शायद वो इजी हो रहा हो या आपका प्रोडक्ट सस्ते में बन रहा हो। लेकिन ये कितने टाइम तक बनते रहेगा ये डिपेंड तो आपके रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज पे ही करेगा ना, कि आपके पास कब तक वो चीजें हैं जो उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखेगी। तो ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच आर यूज्ड बाय द फर्म। ठीक है, फिर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं। इवन इफ द रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल, मान लीजिए ड्यूरेबल भी है भाई, लंबे समय तक आप मतलब चला भी लेंगे उसे, द इजियर इज टू ट्रांसफर रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन कंपनीज। भाई देखो, आजकल कितना हो रहा है ना पीडब्ल्यू का, और आपने काफी सारी कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि एक टीचर एक कंपनी ज्वाइन करता है एजुकेशन की, दूसरी कंपनी में स्विच कर लेता फटाक से, ज्यादा पैसे मिलते ही। तो भाई अगर आपके रिसोर्सेस यूनिक थे और उसके कारण आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे थे, लेकिन वो आसानी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ये जो सब्सिडी आपको मिली थी सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए वही दूसरी कंपनीज को भी आसानी से मिल सकती है, तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक कैसे टिकेगा। ड्यूरेबिलिटी तो अलग बात हो गई कि आपके पास रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज लंबे टाइम थे, अब वो लंबे टाइम तक आपके पास तो है लेकिन दूसरे के पास भी आ गए आसानी से, ट्रांसफरेबिलिटी आसानी से कंपटीटर्स के पास भी पहुंच गए, तो फिर आपके पास यूनिक क्या हुआ, आपके पास एज नहीं रहेगी, वो भी आपके पास में आके खड़े हो जाएंगे, यानी वो भी 8 रुपए में प्रोडक्ट बना लेंगे। फिर इमिटेबिलिटी, इफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेज्ड बाय अ वुड बी इमिटेटर देन दे मस्ट बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। भाई देखो, इमिटेबिलिटी, अब ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू आप सस्ते प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन इमिटेबिलिटी का क्या कहना पड़ता है कि मान लीजिए आप ट्रांसफर भी आसान, एक तो लंबे समय तक आपके पास रहेगी बात मान ली, ट्रांसफरेबिलिटी भी है, मतलब कैसे ट्रांसफरेबिलिटी भी नहीं है, मतलब कोई आसानी से इसको खरीद भी नहीं सकता, ये वाली बात भी मान ली, लेकिन आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे आप सस्ते प्रोडक्ट बना पा रहे थे। तो अब जो सामने वाला है अगर वही मशीन आसानी से बना पा रहा है, तो फ्री में नहीं मिली या सब्सिडी नहीं मिल रही, लेकिन वो मशीन को आसानी से बना पा रहा है, तो भी तो मतलब नहीं निकलेगा, तो भी तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शिफ्ट हो जाएगा और वो भी उतने ही प्रोडक्ट बना पाएगा।
तो इमिटेबिलिटी भी मुश्किल होना चाहिए। क्या आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसकी कोई सेम कॉपी ना बना पाए, भले वो स्क्रेच से बनाने की कोशिश क्यों ना करे। भाई देखो, कोको कोला का एक फॉर्मूला था, ट्रांसफर का होना मुश्किल था, ड्यूरेबल भी था, लेकिन वहां पे इमिटेबिलिटी आ गई कि उसकी कॉपी करके लोगों ने बेचना चालू कर दिया, इसलिए ज्यादा बिक रहे हैं। वैसे बिस्लरी के साथ भी बिल्सेरी, बिसेलरी, तो काफी सारी दूसरी चीजें भी मिल रही है ना, जो कि इमिटेबिलिटी हो गई वहां पे। तो अप्रोप्रिएबिलिटी पे आते हैं। टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस। भाई देखो, आपके पास जो भी रिटर्न, मान लीजिए ये सारी चीजें थी, आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस से अच्छे पैसे कमाना चालू किए। भाई देखो, 10 कॉम्पिटिटर थे, आप आगे थे, आपके पास ड्यूरेबिलिटी थी, ट्रांसफरेबिलिटी थी, इमिटेबिलिटी भी, मतलब ये तीनों चीजें जैसी आप चाहते थे वैसी थी। लेकिन उसके बाद आपके पास पैसे आए, आपने एक साल तो ढंग से पैसे छापे भाई कि हमने सस्ते प्रोडक्ट बनाए, पूरी सेल्स हम ही कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन अगर वो पैसे वापस सही जगह नहीं लगाए, एप्रोप्रिएबिलिटी सही जगह पैसा लगाना, तो अगर आपने एप्रोप्रिएबिलिटी सही जगह नहीं करी, वो पैसे रिटर्न जो आए हैं वो सही जगह वापस नहीं लगाए, तो क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक टिकेगा? क्या आप उसे सही से कर पाएंगे? भाई आज आपने कर लिया, लोगों को आगे आने का मौका नहीं दे सकते ना, आपको उसे बढ़ाते रहना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा। आपके पास एक है तो दूसरा भी तैयार करो, तभी तो आप आगे रहोगे। भाई बिजनेस एक रेस है, आगे निकलना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लंबे समय तक टिकेगा, सस्टेनेबिलिटी, इस पे बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। आज काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपने पढ़े और बिल्कुल एनर्जेटिक क्लास हुई है। कल हम पढ़ेंगे माइकल पोर्टर की 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और वही आपका 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और नोट्स अच्छे से बना के रखना।